हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डेवलपमेंट के पार्ट 2 के वीडियो पे हैं और हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो एक बार इंडेक्स में देख लेते हैं। तो आज इस डेवलपमेंट के वीडियो का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट के रिलेशन में। इनकम और अदर क्राइटेरियाज की भी हम बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। तो हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, कि एबिलिटी, किसी भी नेशन की एबिलिटी कि वो अपने लाइफ जो है सिटीजन्स की लाइफ को कितना चेंज कर पाती है पॉजिटिव वे में। अब कैसे चेंज करेगी एक नेशन अपने सिटीजन्स की लाइफ को? उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव करके, उनका रहन सहन इम्प्रूव करके, उनकी पर कैपिटा इनकम, जो एक बंदे की इनकम है उसको इंक्रीज करके। अभी बेसिकली इतना ही समझ लो कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करके, उनका रहन सहन इम्प्रूव करके, उनकी इनकम को इम्प्रूव करके। और इसमें ये क्या चीज़ें आती हैं, सिर्फ इनकम की बात नहीं होती है, इसमें अदर सोशल एमिनिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे कि एजुकेशन। वहाँ पे एरियाज़ में जो है कंट्री में एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना, स्कूल्स बनाना, यूनिवर्सिटीज़ लगाना, टीचर्स प्रोवाइड करना, एजुकेशन फैसिलिटी देना ताकि बच्चे जो हैं वो एजुकेट हो सके और लिटरेसी जो है कंट्री में वो अच्छे से आ सके। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, अगर कोई कंट्री जो है अपने सिटीज़न के लिए मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मेडिकल केयर करती है, तो वो कंट्री हम उतना डेवलप मानते हैं। सोशल सर्विसेज, जो भी सोशल सर्विसेज हैं वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करना, तो ये सारा कुछ जो है नेशनल डेवलपमेंट के अंदर काउंट होता है। तो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन। एबिलिटी मतलब एक किसी भी देश की एबिलिटी, किस बात की एबिलिटी? टू चेंज द लाइफ ऑफ अ सिटीजन, किस अपने सिटीजन, अपने देश के नागरिकों की लाइफ को चेंज करना। तो यही होता है नेशनल डेवलपमेंट। उनकी इनकम बढ़ाना, उनको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जिसमें सोशल जो भी हैं सोशल फैसिलिटीज़ भी आती हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। It is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of a country's development। तो सब लोगों के कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए जो आइडियाज़ होते हैं वो डिफ़र कर सकते हैं, सबकी सोच आपस में मैच नहीं कर सकती। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कैन ऑल आइडियाज़ बी कंसीडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट? क्या सब लोगों के आइडियाज़ को हमें पूरी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? वॉट वुड बी द फेयर एंड जस्टिस पाथ फॉर ऑल? सब लोगों के लिए ऐसा पाथ निकालना ज़रूरी होगा जो फेयर और जस्टिस क्रिएट कर सके। विल द आइडिया बेनिफिट एवरीवन और स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल? तो आइडिया जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सारे ग्रुप्स को, सारे सिटीजन्स को जो है बेनिफिट दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक स्मॉल ग्रुप के लिए तो बेनिफिशियल हो बट एक लार्ज ग्रुप के लिए वहाँ से कोई बेनिफिट क्रिएट ना हो रहा हो। तो नेशनल डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे सिटीजन्स को एक साथ लेकर चला जाए, सबको फेयर और जस्टिस पाथ जो है वो मिले। आगे मूव करते हैं। व्हाट माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन्स डिफरेंट थिंग? तो अब डिफरेंट चीज़ें, अब सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हाउ कम सम कंट्रीज आर कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड? तो अब हम ये कैसे इस क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ कंट्रीज़ को तो हम डेवलप बोल देते हैं और कुछ कंट्रीज़ को अंडर डेवलप बोल देते हैं। तो ये क्या क्राइटेरिया है इनकी जजमेंट का, कि कैसे हम जज कर सकते हैं कि किसी कंट्रीज़ को हम डेवलप बोलें या किसी को अंडर डेवलप बोलें? तो उस क्राइटेरिया को हम यहाँ पर समझेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमें आप में बच्चों का कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप 10th क्लास में, तो 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनकी एक एवरेज हाइट होती है, ठीक है। हाइट के बेस में हम बच्चों का जो कंपैरिजन है वो कर सकते हैं, कौन ज़्यादा लंबा है, कौन एवरेज है, कौन एवरेज बिलो एवरेज है हाइट में। तो एक हमारे पास क्राइटेरिया यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया कि हमारे पास कंपैरिजन का एक हाइट क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे हम बच्चों को यहाँ पर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। या दूसरा क्राइटेरिया हो गया हेल्थ वाइज।
कौन से बच्चे ज़्यादा हेल्दी हैं और किनको अभी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जिनका अभी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी तो वो अनहेल्दी बच्चे माने जाएंगे। तो ये भी एक कंपैरिजन का क्राइटेरिया हो गया। आप टैलेंट भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे आप देखेंगे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ डांसिंग में अच्छे होते हैं, और सबके जो टैलेंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसके बेसिस पे भी हम स्टूडेंट्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। इंटरेस्ट भी एक बहुत बड़ा हमारे पास कंपैरिजन का क्राइटेरिया है। जैसे अभी देखते हैं, अभी आप लोग 10th में हो तो सबका इंटरेस्ट अलग है। कुछ बच्चे साइंस लेना चाहेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स में जाएंगे, और कुछ बच्चे आर्ट्स लेके अपनी जो फील्ड है, अपनी हॉबीज़ है, अपने इंटरेस्ट है, उनको आगे परस्यू करना चाहेंगे। तो ये हमारे पास एक आपके स्टूडेंट ग्रुप का कंपैरिजन का कुछ क्राइटेरिया है। बट कंट्रीज़ के भी तो कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे ना। अब उसको समझ लेते हैं कि कंट्रीज़ को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड कंट्रीज़ के बेसिस पे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, सिमिलरली हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़। अब कंट्रीज़ को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। कौन सी कंट्री ज़्यादा इनकम दे रही है, ला रही है, किसकी इनकम जनरेशन ज़्यादा है तो हम उसको डेवलप बोल देते हैं, किसी की इनकम जनरेशन कम है तो उसको हम अंडर डेवलप बोलते हैं। तो पूरे इस कंपैरिजन को हम समझेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं जो कंपैरिजन है। अभी हमने इनकम का एक क्राइटेरिया यहाँ पर समझा कि हमें कंट्री ऑन कंट्री को कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, हम इंडिया को यूएस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं इनकम के बेसिस पे। तो यहाँ पर समझते हैं, कंट्रीज विद हायर इनकम, जिन कंट्रीज की इनकम ज़्यादा है उनको हम मोर डेवलप बोल देते हैं। कंट्रीज जिनकी इनकम लो है उनको हम लेस डेवलप्ड कंट्री बोल देते हैं। ठीक है, अभी एक जनरल बात समझते हैं, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर इनकम ज़्यादा है तो हम समझेंगे ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो, और आपकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा अच्छे से पूरी हो सकती हैं। तो इनकम के बेसिस में क्या हो गया, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा आपकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। आगे मूव करते हैं। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। कंट्री की इनकम कैसे आएगी, कैसे पता चलाएंगे हम कंट्री की क्या इनकम है, किसी कंट्री की इनकम क्या है। तो इसका आंसर है, इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की इनकम तो नहीं होती ना, कोई भी देश कमाने तो नहीं जाएगा, वहाँ के लोग, वहाँ के जो सिटीजन हैं वो कमाने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो सारे रेजिडेंट होते हैं उनकी इनकम को जब जोड़ा जाता है, उनको सम अप किया जाता है, तो वहाँ पर हमें कंट्री की इनकम मिलती है। यहाँ पर हमें टोटल इनकम मिलती है जब हम इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री को सम अप करते हैं। सारे लोग जो सारे सिटीजन्स हैं उनकी इनकम को हम कंसोलिडेट करते हैं, जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो हमारे पास टोटल इनकम किसी देश की, किसी कंट्री की आ जाती है। बट कंपेयरिंग द टोटल इनकम विल नॉट टेल अस। अब कंपेयर तो हमने कर लिया यहाँ पर किसी भी कंट्री की इनकम को, बट व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। बट एक बंदा कितना अर्न करता है वो हम कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज इनकम। सो एवरेज इनकम के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो एक पर्सन है वो कितनी इनकम अर्न करता है। अब एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, पर मतलब एक, कैपिटल मतलब कैपिटल और इनकम। ठीक है, तो एवरेज इनकम या पर कैपिटल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जितने लोग वहाँ पे उस देश में कमाते हैं उनकी इनकम को टोटल कर लेना और उसको कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड कर लेना। आप इसको अपने घर का एग्जांपल लेके समझ सकते हो। आपके घर में आपके फादर अगर अर्न करते हैं, इनकम आती है उनकी, आपकी मदर की इनकम आती है, तो आप उनको टोटल करके, जो भी अर्निंग लोग हैं उनकी इनकम को टोटल करके टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे तो आपकी घर की एवरेज इनकम निकल जाएगी। तो ऐसे ही कंट्री की एवरेज इनकम हम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन हो गई उससे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर यही क्राइटेरिया यूज़ करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है यही क्राइटेरिया यूज़ करता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए इनकम के बेसिस पे। अब यहाँ पर बात करते हैं, आप देखेंगे
रिच कंट्रीज़ हैं हमारे पास, कुछ लो इनकम कंट्रीज़ हैं और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं। अब यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप क्लास 10th में हैं, सपोज़ आपको साइंस चाहिए, तो आपको साइंस चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ परसेंटेज एक फिक्स है आपके स्कूल में कि इतने परसेंट्स के ऊपर आपके नंबर आएंगे तो आपको साइंस स्ट्रीम अलॉट हो जाएगा। बट एक क्राइटेरिया और सेट है, अगर आपके जो यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में आएंगे तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम जो है वो मिल जाएगी। और लास्ट बचता है आपका आर्ट्स स्ट्रीम, उसके लिए भी एक रेंज है, अगर आपके मार्क्स उसके बिटवीन में आते हैं, उसके अंदर आते हैं तो आपको आर्ट्स मिलती है। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट है कि किस बेसिस पे आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगा, कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगा या फिर आप आर्ट्स स्ट्रीम जो है वो ले सकते हैं। ऐसे ही जो रिच कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ हैं और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, उनके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे जिन लोगों की इनकम, जहाँ पे देखते हैं अगर हमारी जो इनकम की बात करते हैं, रिच कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो आप देखेंगे 12,056 पर एनम यूएस डॉलर या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं वो जो कंट्री, तो उस कंट्री को हम रिच कंट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो कंट्रीज़ 955 यूएस डॉलर पर एनम या उससे कम, ठीक है, जिनकी अर्निंग है, तो उनको हम कौन से क्राइटेरिया में रखेंगे, लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर उसे हम रखेंगे। अब कुछ कंट्रीज़ जिनकी यहाँ पर जो इनकम है वो 1820 यूएस डॉलर पर एनम है, उसको हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो आई थिंक ये क्राइटेरिया जो हैं बाइफरकेट करने के, डिवाइड करने के कंट्री ऑन कंट्री को, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की एवरेज इनकम के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमने दो कंट्रीज ली हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने 5 लोगों की इनकम यहाँ पर बताई है। यहाँ पर पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, 4 एंड 5। अब कंट्री ए की कुछ लोगों की एवरेज इनकम है और कंट्री बी की कुछ लोगों की एवरेज इनकम है। तो सबसे पहले हमें एवरेज इनकम को कैलकुलेट करना है, और वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ कि हम एवरेज इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एवरेज इनकम के लिए क्या करना होता है, जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, जो भी कंट्री ए के अंदर सिटीजन है, उनकी इनकम को टोटल करना होगा। तो कैसे टोटल करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं 9,500 जो है पर्सन ए की इनकम है, प्लस 1,500 जो है वो आप देख सकते हो 10,500 जो है, अब उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट है 9,800 पर्सन 3 की इनकम है, उसको ऐड अप किया। अब आप नेक्स्ट देखोगे तो आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट जो है 10,000 जो पर्सन 4 की इनकम है। अब उसको हम लास्ट में जो पर्सन 5 की इनकम है वो 10,200 है। ठीक है, इनको हमने ऐड अप कर दिया तो ये ऐड होके आ रहा है 50,000। ठीक है, तो टोटल इनकम कंट्री ए की कितनी हो गई 50,000। अब इस इनकम को हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर कितने लोग इस कंट्री ए में रहते हैं, 5 लोग। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारी यहाँ पर ये हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमारी इनकम आ जाएगी 10,000। कंट्री ए की एवरेज इनकम आ गई 10,000। एवरेज इनकम हमने कैसे कैलकुलेट की, सारे यहाँ पर सिटीजन हैं जो उनकी इनकम को टोटल किया, उनको ऐड किया और डिवाइड किया जितने वहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, कंट्री ए की आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं कंट्री बी की तरफ। तो कंट्री बी में अगर हम देखें तो कंट्री बी में आप देखेंगे सिटीजन 1 की इनकम 500 है, सिटीजन 2 की इनकम जो है वो भी 500 है, सिटीजन 3 की इनकम लेते हैं तो वो भी 500 है, और सिटीजन 4 की इनकम लेते हैं तो वो भी 500 है। ठीक है, 4 सिटीजन्स की इनकम 500 है, बट जो 5th सिटीजन है यहाँ पे उसकी इनकम आप देखेंगे 48,000 उसकी इनकम है। तो यहाँ पर अगर हमने टोटल किया तो ये इनकम कितनी बन गई 50,000। तो कंट्री बी की टोटल इनकम बन गई 50,000, बट यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग कंट्री बी में रहते हैं, सिर्फ 5 लोग। अब 5 से हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पर क्या आ गई इनकम, एवरेज इनकम 10,000। तो कंट्री ए की भी एवरेज इनकम 10,000 है, कंट्री बी की भी एवरेज इनकम जो है वो 10,000 है, दोनों की एवरेज इनकम सेम हो गई।
अब एवरेज इनकम सेम हो गई, बट आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कंट्री ए में आप देख रहे होंगे कि लोगों के पास ऑलमोस्ट सेम पैसे आ रहे हैं, पर्सन ए भी जो है वो इक्वली अर्न करता है, तो सबके पास 9,000 से 10,000 की रेंज में जो इनकम है उनकी है। बट कंट्री बी को अगर हम कंसीडर करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 4 सिटीजन हैं वो तो 500 रुपीज़ अर्न करते हैं, बट एक 5th सिटीजन जो है उसकी सैलरी 48,000 की है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ आ रही हैं। अब यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कंट्री ए के अंदर जो है जो इनकम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट कंट्री बी जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो लोग पुअर हैं वो बहुत पुअर हैं और जो रिच हैं वो एक्सट्रीमली रिच हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंट्री ए में, तो कंट्री ए जो है वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कोई ज़्यादा गरीब है ना कोई ज़्यादा अमीर है, तो सब लोग बराबर हैं। तो आप कौन सी कंट्री प्रेफर करोगे? आई थिंक आप लोग कंट्री ए को ही प्रेफर करोगे जहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। ठीक है। अब जो नेशनल इनकम होती है वो हमें जो हेंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन, एवरेज इनकम अच्छी है, हम उसको उसके बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, बट वो इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि नहीं वो हमें नहीं बताती। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पीपल जो है वो हमें नहीं बताती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये कंट्री ए है, ठीक है, और ये कंट्री बी है। अब कंट्री ए में आप देख रहे हैं कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, यहाँ पे कोई भी रिच नहीं है कोई भी पुअर नहीं, सब इक्वली बैठे हुए हैं। वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम, सब ने अपनी चेयर बनाई है, अपनी कलेक्शन की, अपनी इनकम जनरेट करी और सब इक्वली उस पर बैठे हुए हैं। अब कंट्री बी को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बात हो रही है कंट्री विद रिच एंड पुअर। आप देखेंगे जो रिच है वो तो 4 कुर्सी में एक साथ बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पर उसकी जो इनकम डिस्पैरिटी है काफ़ी ज़्यादा है, उसकी इनकम अर्निंग है जो ज़्यादा है। अब कंट्री बी, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा, मतलब आप देखेंगे 4 लोग एक साथ बैठे, यानी कि जो पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। वी मेड द चेयर एंड ही टुक देम, तो यहाँ पर डिस्पैरिटी ज़्यादा है। ऑल्दो दोनों की एवरेज इनकम सेम है, बट डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटीज़ ज़्यादा हैं। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब हम कुछ स्टेट वाइज कंपैरिजन करेंगे इंडिया के अंदर, और वो हमारा जो कंपैरिजन होगा उसके लिए हमने कुछ यहाँ पर कंपैरिजन के लिए टर्म्स रखे हैं। वो क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इनके बेसिस पे हमने स्टेट्स को कंपेयर किया है और वहाँ पर हमने ये बताया है या ये जाना है कि कौन सी स्टेट जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। अब यहाँ पर पहले बात की गई है IMR, तो कुछ टर्म्स को पहले समझ लेते हैं फिर हम इस कंपैरिजन को समझेंगे। IMR की फुल फॉर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या इंडिकेट करता है? इन्फेंट मतलब वो बच्चे होते हैं जिनकी एज 1 साल से कम होती है, ठीक है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टेलिटी रेट को बोलते हैं मृत्यु दर, ठीक है। अब छोटे बच्चों की जो मृत्यु दर है वो क्या है उसको यहाँ पर देखते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year। सपोज एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। अब उस 1 साल के अंदर कितने बच्चे जीवित बचे और कितने बच्चों की डेथ हो गई, तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1000 बच्चे उस ईयर में पैदा हुए, कितने बच्चे लाइव हैं, कितने बच्चे जिंदा हैं और कितनों की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे यही होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये जितना कम होगा उतना उस स्टेट के लिए, उस कंट्री के लिए अच्छा होगा। दूसरा यहाँ पर टर्म जो यूज़ की गई है इस टेबल में वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में आप देखेंगे कि यहाँ पर बात की गई है, इसमें लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन क्या होती है। अब यहाँ पर कितने लोग जो हैं वो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 और उससे ऊपर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं
उनमें लिटरेट पॉपुलेशन, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन कितनी है, तो वो है लिटरेसी रेट। ठीक है, पढ़े लिखे बच्चे 7 और उससे अबव एज ग्रुप के कितने हैं। तो जितना लिटरेसी रेट अच्छा होगा उतनी स्टेट की डेवलपमेंट या कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। लास्ट में थर्ड टर्म है नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो की बात करें तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। अब यहाँ पर बात की गई है एक एज ग्रुप की 14 and 15 years, उसमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं और कितने बच्चे स्कूल नहीं अटेंड करते, तो ये होता है नेट अटेंडेंस रेशो। फिर से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कौन सी एज ग्रुप के, 14 एंड 15 ईयर्स, अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं स्कूल को, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप। उनके एज ग्रुप से के और बच्चों को कंपेयर करके ये बताया जाता है कि कितने बच्चे स्कूल में उनकी अटेंडेंस जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि उनकी रेशियोज क्या है। तो इसी के बेस में हमारा ये चार्ट जो है, यहाँ पे डेटा को हमने कंपैरिजन किया है स्टेट ऑन स्टेट। अब यहाँ पर बात करेंगे तो हरियाणा, केरला और बिहार की हमने स्टेट्स को लिया हुआ है। अगर हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो आप देखेंगे हरियाणा की 30 है, केरला की 10 है और बिहार की 35 है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिहार की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है। तो यहाँ पर इस स्टेट को ज़्यादा वर्क करना होगा अपने हेल्थ सेक्टर पे बच्चों की लाइफ को बचाने के लिए। नेक्स्ट हम लिटरेसी रेट के ऊपर कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे हरियाणा के अंदर जो लिटरेसी रेट है 82 है और केरला के अंदर 94 है और बिहार में 62 है। तो यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा केरला में है, आप देख सकते हैं 94 है। नेट अटेंडेंस रेशो, कितने लोग स्कूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हरियाणा की बात करें तो 61 है, केरला की बात करें 83 है और बिहार में ये 43 है। तो अगेन केरला के यहाँ पर हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशो है। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपैरिजन हमने किया ये कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे किया, तो ऐसे ही हम कंट्रीज को भी कंपेयर करते हैं जिनके बेसिस पे हम कंट्री को डेवलप या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के नाम से जान सकते हैं। तो उनका क्राइटेरिया क्या रहता है, इनकम के बेसिस पे उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो, कोई कमेंट हो, कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।